हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं डीमोटिवेट हो गया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, पढ़ाइए, हम लोग को दिक्कत हो रही है। तो मैंने फिर से क्लास को स्टार्ट किया। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपसे, और मैं जो कुछ भी है मेरे पास आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा कर सकें। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, हम संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। संधि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं संधि। तो देखिए, इस संधि को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानना जरूरी है। संधि को पढ़ने से पहले तो मैं संधि नहीं पढ़ा करके संधि समझने के लिए जो जरूरी है ना, उसको मैं पहले आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो संधि समझने के लिए जरूरी है आपका वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण, ये वर्ण प्रकरण जो है, ये संधि समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। वर्ण प्रकरण को समझना जरूरी है। देखिए, रटिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं रटिएगा, लेकिन समझना जरूर पड़ेगा आपको, और कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा ताकि संधि में आपको हेल्प मिले इसका। ठीक है, तो वर्ण प्रकरण, सबसे पहली बात कि वर्ण क्या है। तो हम कहेंगे शब्दों का वह खंड, शब्दों का वह खंड जिसका फिर से टुकड़ा, शब्दों का वह खंड जिसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। शब्दों का वह खंड जिसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और टुकड़ा करने की स्थिति में उसको वर्ण नहीं कहेंगे, उसको अक्षर कहेंगे। शब्दों का वह खंड जिसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं, और टुकड़ा हो जाने की स्थिति में उसको हम अक्षर कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ये क वर्ण है, इसका टुकड़ा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। क में हलंत देंगे, अ का मात्रा छुपा हुआ है, क प्लस अ हो जाएगा, तो इसका टुकड़ा हो गया। तो इस स्थिति में हम देखिए, ये क का टुकड़ा हो गया ना, क हलंत प्लस अ, तो इस स्थिति में इस क को हम क्या कहेंगे? टुकड़ा हो गया, इस स्थिति में हम इसको अक्षर कहेंगे, अक्षर। लेकिन यहां पे हम केवल क हलंत दे देते हैं, इस स्थिति में हम इसको वर्ण कहेंगे। हालांकि ऐसे तो दोनों में कोई अंतर, खास अंतर नहीं देखा जाता है वर्ण और अक्षर में, लेकिन खास अंतर यही है। अगर आप जानना चाहें तो खास अंतर यही है थोड़ा सा इसमें। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। वर्ण शब्दों का वह खंड जिसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। शब्दों का वह खंड जिसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं, और टुकड़ा होने की स्थिति में उसको हम अक्षर कहते हैं। हालांकि दोनों में कोई खास भेद नहीं बताया गया है। अब ये अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा प्रकार है हमारा व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इन दोनों वर्णों में से सबसे पहले जानते हैं हम लोग स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में पहले जान लेते हैं। स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से हो, बिना किसी वर्ण की सहायता से हो,
उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और ये स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। फिर से स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वर वर्ण। देखिए, स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। स्वर वर्णों की संख्या जो होती है 13 होती है। कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। और कौन कौन सी संख्या होती है, आइए हम लोग देख लेते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, लिरी, दीर्घ री, लिरी, ए, उ, औ। ये 13 संख्या है। गिन सकते हैं आप लोग, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13। यही है हमारा वर्ण 13 होते हैं। सॉरी, स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। और इसमें से भी ये स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का हम परिभाषा देंगे। देखिए, मैं मुंह से बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। इसका परिभाषा, स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे, अब ह्रस्व स्वर का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, अ ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व ई ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व उ ह्रस्व स्वर है, री ह्रस्व स्वर है, और उसके बाद लिरी ह्रस्व स्वर है। यानी कि ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है 5 होती है। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 5 होती है। तो आपको हम परिभाषा में बताया है, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और लिरी, ये ह्रस्व स्वर है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो इसका परिभाषा सुनिएगा आप लोग, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का भी 2 गुना समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब कि इसका 2 गुना समय लगेगा। जैसे अ है तो देखिए यहां पे इसका दीर्घ हो जाएगा आ, 2 गुना समय लगता है। इसको बोल दिए अ, सिंपल सा। अब इसको बोलने के लिए आ, थोड़ा समय लग रहा है, इसकी अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है बोलने में इसको। अब इसके बाद आता है दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद बड़ा री, ये दीर्घ री है, दीर्घ री इसको बोलेंगे, दीर्घ री, ए उ औ, ये है हमारा दीर्घ री, सॉरी दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है, याद रखिएगा। तो ये हमारा स्वर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यंजन को हम लोग पढ़ते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं वर्ण का दूसरा प्रकार। तो वर्ण का दूसरा प्रकार हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं, पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, किसको? दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन को। तो व्यंजन 2 नंबर है, व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, या जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, इसका परिभाषा लिखेंगे, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन वर्ण में हम व्यंजन वर्ण का तो ऐसे प्रकार बताया गया है, उतना डिटेल्स में मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि संधि के लिए जो जरूरी है वही पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। आप क ख ग घ पढ़े हैं ना, क से ज्ञ तक पढ़े हैं, तो क से ज्ञ तक में 3 को छांटना पड़ेगा। एक है कक्ष, दूसरा है त्र और तीसरा है ज्ञ। इन तीनों को हटाइएगा तो इन तीनों को हटाने के बाद 33 गो अक्षर बचता है। तो इन 33 अक्षर को हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। कक्ष त्र ज्ञ को व्यंजन वर्ण नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका मैं रीजन अभी बता रहा हूं आप लोग को क्यों नहीं कहेंगे। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कक्ष त्र ज्ञ को छोड़कर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। तो देखिए, जैसे हम लोग क ख ग लिखते हैं तो क ख ग घ अंग, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग तो पढ़े होंगे। दूसरा, उसके बाद च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। कितना हो गया? 5 बच्चे 25 हो गया। तो क से म तक, क से म तक के वर्ण को, क से म तक कहने का मतलब क्या है? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। क से लेके म तक के इन पूरे वर्ण को हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा, स्पर्श वर्ण कहते हैं। क से म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? य र ल व। तो य र ल व, ये जो आता है य र ल व, य र ल व को हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। इसको ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। य र ल व को ऊष्म वर्ण बोलते हैं। और इसके बाद आता है आपका अंतःस्थ वर्ण, सॉरी, य र ल व को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। देखिए, गलती हो गया बताने में। अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण बोलते हैं इसको हम। य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतःस्थ वर्ण। अंत अंदर से आवाज आता है, य र ल व, तो अंतःस्थ वर्ण इसको कहा जाता है। अब इसके बाद आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को इसको हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण। इसको बोलते हैं ऊष्म वर्ण। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। तो इतना पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ग, वर्ग यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? वर्ग, वर्ग 5 होते हैं। वर्ग 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए, क वर्ग कहने का मतलब हुआ क ख ग घ अंग। च वर्ग कहने का मतलब हुआ च छ ज झ ञ। ट वर्ग कहने का मतलब हुआ ट ठ ड ढ न। त वर्ग कहने का मतलब हुआ त थ द ध न। और प वर्ग कहने का मतलब हुआ प फ ब भ म। तो ये वर्ग 5 होते हैं। व्याकरण में हम वर्ग की अगर कहीं चर्चा करेंगे कि व्याकरण में वर्ग कितने हैं, तो व्याकरण में वर्ग को 5 वर्ग है। क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं।
तो क वर्ग कहने से केवल क का बोध नहीं होता है, क वर्ग कहने से क ख ग घ अंग पांचों का बोध होता है। छ वर्ग कहने से उसी प्रकार च छ ज ज य, ट वर्ग कहने से ट ठ ड ढ, त वर्ग कहने से त थ द ध न, प वर्ग कहने से प फ ब भ म, इन सब का बोध होता है। क्लियर है? अब इसमें आएगा आपका, अगर हम कहें क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा, क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा, तो आप गिन लीजिए क ख ग, ग होगा ना तृतीय वर्ण। क वर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या होगा, तो क ख ग घ हो जाएगा। क वर्ण का पंचम वर्ण क्या होगा, तो पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। इन सभी बातों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी वर्ग का पंचम वर्ण, किसी वर्ग का पंचम वर्ण, किसी वर्ग का बात किया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, पांचों वर्ग की बात की जा रही है। कहीं पे संधि में मैं जब आपको पढ़ाऊंगा किसी वर्ग की, तो आप समझिएगा पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्ग को ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे मैं इसको बताता हूं। तो यही 33 जो है व्यंजन वर्ण होता है। अब आप कहिएगा सर जब ये 33 व्यंजन वर्ण होता है तो कक्ष तरह ज्ञ क्या होता है, तो देखिए कक्ष तरह ज्ञ, ये कक्ष तरह ज्ञ, इसको हम बोलते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर बोलते हैं, संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर इसको बोलते हैं। चूंकि ये स्वर व्यंजन, इसमें व्यंजन 2 बार मिलता है और स्वर 1 बार मिलता है, तब जाकर के ये बनता है। व्यंजन भी इसके साथ मिला हुआ है। जैसे देखिए मैं तोड़ के बताता हूं कक्षा को। देखिए ये कक्षा जो है क प्लस क हलंत प्लस स से मिलकर के बना हुआ है कक्षा। क हलंत जोड़ स बराबर कक्षा होता है। ये तरह त हलंत जोड़ र होता है त्र, ये ज हलंत जोड़ य होता है ज्ञ, ज हलंत जोड़ य ज्ञ। देखिए तो व्यंजन मिल रहा है इसके साथ। हाँ स्वर भी है, अ का मात्रा यहाँ छुपा है, यहाँ भी र के साथ अ का मात्रा छुपा है, इसको भी तोड़िएगा ना तो अ का मात्रा छुपा है, यहाँ भी य के साथ भी य इसको बोलते हैं, इसके साथ भी अ का मात्रा छुपा है। तो व्यंजन का परिभाषा क्या दिया गया है, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। तो देखिए इसके बगल में स्वर नहीं, व्यंजन ही है, स्वर भी है लेकिन डबल व्यंजन आ गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क से लेकर के ह तक का बात कीजिएगा, क से ह तक, तो इसको तोड़ के अगर आप देखिएगा इसमें तो ह प्लस अ, मतलब सब में अ का मात्रा केवल आएगा, 2 बार व्यंजन नहीं आएगा, अ का मात्रा आएगा केवल, 2 बार व्यंजन नहीं आएगा। इसमें तीनों में 2 बार व्यंजन आ रहा है तोड़ने पर। तीसरा बार में आपका स्वर आ रहा है। तीसरा बार जब यहाँ पे हलंत दे करके अ लिखिएगा तो स्वर छुपा है, हलंत दे करके अ लिखिएगा स्वर छुपा है, हलंत दे करके अ लिखिएगा स्वर छुपा है यहाँ। तो इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर बोलते हैं कक्षा तरह ज्ञ को। तो मेरे ख्याल से जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्लियर है पॉइंट। अब इतना सा आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा, और जब मैं संधि आपको पढ़ाऊंगा तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये जरूरी होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर कमेंट और आप लोग मेरा साथ दें, मैं यही कहूँगा। थैंक यू।